नमस्कार, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं कवर ड्राइव। आज हम लोग बात करेंगे आईपीएल सीजन 2025 की। तो आईपीएल अपने शबाब पे है और सारी टेमों ने लगभग 8 से 9 मैच, किसी ने 8 किसी ने 9, सारी टीमों ने खेल लिया। मतलब आधा से ज्यादा मैच तो हो गए हैं। और अगर हम लोग पॉइंट्स टेबल को देखें तो साफ साफ दिख रहा है कि कौन सी ऐसी टीमें हैं जो अब लगभग बाहर हो चुकी हैं, जिनमें से कि थाला धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स है 10वें नंबर पे है। राजस्थान रॉयल्स 9वें नंबर पे है। दोनों टीमों ने 9 में से 2 मैच जीते हैं, 7 हारे हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी के बारे में तो आज हम लोग बात करेंगे। और अगर टॉप की टीम्स को हम लोग देखें तो गुजरात टाइटंस टॉप पे है, उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 18वां आईपीएल खेल रहे हैं विराट कोहली, और इस बार उनसे काफी उम्मीदें हैं। तो चलिए, अभी तो टॉप 3 पे है वो। टॉप 3 में तीसरे नंबर पे वो हैं। चौथे नंबर पे मुंबई इंडियंस है। काफी लेट उन्होंने मैच जीतना शुरू किया है, लेकिन अभी वो चौथे नंबर पे हैं। मतलब अभी के हिसाब से देखें तो टॉप 4 में गुजरात टाइटंस, दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस है। 5 पे पंजाब किंग्स है और 6 पे लखनऊ सुपर जायंट्स हैं, ऋषभ पंत की टीम। ऋषभ पंत की आज हम लोग बात करेंगे। 27 करोड़ का खिलाड़ी, और ये हो क्या रहा है। तो बाकी अब मैचों के बारे में तो अब आप सब लोग जानते ही हैं, काफी कुछ चल रहा है सोशल मीडिया में भी, टीवी पे भी। आज लेकिन हम लोग कुछ उन मुद्दों की चर्चा करेंगे जिसकी चर्चा देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी हो रही है। कुछ राइट रीजंस की वजह से, कुछ रॉन्ग रीजंस की वजह से। और जो पहली चर्चा है आईपीएल को लेकर के, देखिए आईपीएल इंडिया का एक बहुत बड़ा ब्रांड है। हर कोई ये मानता है क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग है, लेकिन हाल के दिनों में कुछ ऐसा हुआ है कि कुछ ऐसी बातें की जा रही हैं। पहले तो हम लोग सोचते भी हैं कि इस पे बोले भी कि ना बोलें। इंडियन होने की वजह से हम लोगों को लगता है कि इतना बड़ा ब्रांड है, खराब भी हो सकता है। लेकिन जो चीजें दिख रही हैं उसके बारे में बोलना बड़ा लाजमी हो जाता है। अब एक वाकया ऐसा हुआ अभी, जब मैच हो रहा था हैदराबाद सनराइजर्स और मुंबई इंडियंस के बीच में। तो ईशान किशन, वो जिस तरह से अपना विकेट थ्रो करके चले जाते हैं, अगर आप देखेंगे, बॉलर है, बॉल करता है, बिल्कुल वाइड बॉल होती है। किसी को उम्मीद नहीं होती है कि वो आउट होंगे, लेकिन और सब लोग ये उम्मीद कर रहे होते हैं कि वाइड का सिग्नल होगा। अंपायर भी वाइड का सिग्नल देने जा रहे होते हैं। आप देखेंगे उस विजुअल्स को तो बहुत साफ दिखता है। लेकिन ईशान किशन जाने की धुन में रहते हैं, वो निकल के जा रहे होते हैं, अंपायर भी कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो हाथ उठा करके ऊपर आउट देता है, बॉलर भी सरप्राइज होता है, करे ये क्या हो गया। उधर से जो कप्तान है मुंबई इंडियंस के, हार्दिक पांड्या, वो भी दौड़ के आते हैं और एक तरह से तो शाबाशी देते हैं उनको, ईशान किशन को, कि उसने एक खेल भावना में, जो प्लेयर्स का स्पिरिट होता है, गेम स्पिरिट होता है, उसमें शायद वो उन्होंने मान लिया कि वो आउट है। लेकिन मजे की बात यह है कि उसके बाद जो स्निकोमीटर 2-4 गेंद के बाद जो दिखाता है रिप्ले, और स्निकोमीटर में भी कहीं पे कोई टच नहीं था। और ये कोई गेम स्पिरिट मेरे समझ से तो हुआ नहीं, क्योंकि आपके पास डीआरएस का ऑप्शन है, आपने वो नहीं लिया। और फिर नॉन स्ट्राइकर इन पर अभिषेक शर्मा भी खड़े हैं। नॉर्मली जो बैट्समैन होता है वो जाकर के नॉन स्ट्राइकर से पूछता है कि भाई तुम्हारी क्या राय है, तब जाकर के वो डीआरएस लेते हैं। कुछ नहीं हुआ। तो अब जिस तरह से ईशान किशन ने एक तरह से अपना विकेट फेंक दिया, थ्रो कर दिया, और तो उस पे बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं। और सवाल ये उठ रहा है कि जो, अब देखिए पाकिस्तान की मीडिया में तो काफी चर्चा होती है, ये आरोप लगाया जाता है कि भाई मैच फिक्सिंग होती है। तो पाकिस्तान की बात तो समझ में आती है, क्योंकि वो एक राइवलरी है और एक दूसरे को ऐसा लोग करते रहते हैं। लेकिन ये चीज हमें भी दिख रही है कि आखिर क्या वजह है कि ईशान किशन बिल्कुल अंपायर के इशारा का इंतजार किए बगैर, और ये वीरेंद्र सहवाग ने भी कहा कि भाई ये कौन सी तुम्हारी गेम स्पिरिट है अंपायर। उसने तो ये कहा वीरेंद्र सहवाग ने कि भैया अंपायर को भी पैसे मिलते हैं, कुछ काम है उसका, तो हर कुछ तुम ही क्यों डिसाइड कर रहे हो। तो आज इन सारे मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार फिरोज शानी। फिरोज जी, शुरुआत इसी से करते हैं। अभी जो मैंने इंट्रो में बताया आपको, इसको लेकर के काफी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है कि ये जो आरोप लगते थे मैच फिक्सिंग के, तो आपको क्या लगता है इसमें कहीं से कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है? मैच फिक्सिंग होती है, एक स्पॉट फिक्सिंग होती है, कुछ तो होता है। आपको लगता है कि ईशान किशन ने जो कुछ किया उससे कहीं ना कहीं कोई एक बू आ रही है कि हाँ भाई कुछ तो था इसमें जो सामान्य नहीं था? देखिए, जहां तक मैच फिक्सिंग की बात है तो मैंने भी इसकी क्लिप देखी। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस
इस तरह की मैच फिक्सिंग हो सकती है कि बहुत ही ऑब्वियस है, बहुत ही ऑब्वियस कि बॉल बैट से दूर थी। एम्पायर ने, किसी ने अपील भी नहीं की, एम्पायर पहले वाइड देना चाह रहे थे, उसके बाद ईशान किशन चलते बने और तब एम्पायर ने आउट दिया। क्योंकि देखिए, मैच फिक्सिंग भी जब होती है तो एक सेट बैट्समैन हो जाता है, 15-20 रन बनाता है, उसके बाद उल्टा सीधा शॉट खेल के, इररिस्पॉन्सिबल शॉट खेल के अगर वो आउट होता है तो वहां पर आप कह सकते हैं कि मैच फिक्सिंग हुई है। लेकिन जहां तक ये है, ये तो बहुत ही अजीबो गरीब, क्योंकि देखिए, जो बैट्समैन होता है उसको मालूम होता है कि जो बॉल है उसके बैट पे टच हुई है या नहीं हुई है। ग्राउंड में कितना भी शोर हो जाए, उसके हाथ में बल्ला है, और उससे जब बॉल ब्लेड से टकराती है या किनारे से टकराती है तो उसको पता चलता है कि हाँ, मेरी बॉल इसमें से टकराई है। और हमने कई ऐसे फैसले देखे हैं, डीआरएस देखे हैं जिसमें बहुत हल्का सा टच हुआ है, तो उसमें थोड़ा सा बैट्समैन को लगता है कि हो सकता है मैं बच जाऊं, स्नेकोमीटर उसको ना पकड़ पाए, इसलिए वो डीआरएस ले लेता है। लेकिन इसके ईशान किशन किशन के तो केस में बिल्कुल ही ऑब्वियस था, वाइड बॉल थी वो पल्ले के आसपास भी नहीं थी उनकी, उसकी बॉलर की कोई अपील नहीं हुई, एम्पायर बॉलर भी वाइड देने सरप्राइज वाला था था। वो देख करके, बॉलर भी सरप्राइज था, कह रही ये क्या हो रहा है जब बुंगली उसने आउट दिया तो। देखो हाँ, ये मेरा बड़ी। सवाल ये है कि फिर ईशान किशन की क्या मंशा हो सकती है। देखिए, एक मैच फिक्सिंग होती है, एक स्पॉट फिक्सिंग होती है, ये भी होता है कि कौन बैट्समैन जो है कितने रन पे आउट हो जाएगा। तो ये भी तो हो सकता है ना कि उनका कुछ होगा। देखिए, ये बड़ा ही, मुझे पता है कि ये कंट्रोवर्सी हो जाएगी, क्योंकि हमें डेफिनेटली कुछ नहीं मालूम है, कोई आरोप नहीं लगाए जा रहे हैं। लेकिन मंशा क्या हो सकती है। भाई, ईशान किशन भी कोई नया डेब्यू तो हो नहीं रहा था उसका। ईशान किशन काफी मैच खेल चुका, और इस बार उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से जो हटा दिया गया था, फिर से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में लाया गया है उनको। उसके बाद इतना इररिस्पॉन्सिबल तरीके से आउट होना, मतलब आउट होना क्या, विकेट फेंक के चला जाना, तो मंशा क्या हो सकती है अगर ये फिक्सिंग नहीं थी तो। मंशा, लेकिन मुझे जहां तक मेरा सवाल है, मैं नहीं कहूंगा कि उनकी मंशा इस तरह से मैच फिक्सिंग की थी या किस तरह, मालूम नहीं उस वक्त उनके दिमाग में क्या चला। या हो सकता है उनको ये लगा हो कि हाँ, शायद मेरे बल्ले से बॉल टच हो गई हो। हालांकि जैसे मैंने इसके पहले कहा कि बल्लेबाज को हमेशा मालूम होता है कि बॉल टच हुई है कि नहीं हुई है। और अगर तो सस्पिशन है, अगर डाउट है, तो भैया आपको ऑप्शन दिया गया है डीआरएस का, कम से कम नॉन स्ट्राइकर से तो जाके पूछो, ये भी तो लोग कंसल्ट तो हाँ, करते ही है ये ना। बात जरूर है कि इस बारे में मैं ये जरूर कहूंगा कि इन्होंने, ईशान किशन ने लापरवाही बरती। जब वो देख रहे हैं कि इतनी दूर है बॉल और एक डीआरएस तो लिया ही जा सकता है, वो डीआरएस क्यों नहीं लिया, क्यों वॉकआउट कर गए, ये बड़ी हैरानी की बात नहीं, तो इससे क्या होता है कि जो लोग इस तरह के आरोप लगाते हैं, देखिए ये आरोप कोई नया नहीं है, ये पूरा लीग मैच है, इसके जो विरोधी भी कह लीजिए उनको, वो कहते हैं जी ये तो क्रिकेट है नहीं, यहाँ पे बिल्कुल सट्टा लगता है। तो ईशान किशन ने ये नहीं सोचा कि अगर ऐसा हम कुछ करेंगे तो भाई इस तरह के आरोप लगेंगे। तो मुझे ये बताइए कि, एक तो पहले ये मुझे बताइए कि जो आईपीएल पे जो मैच फिक्सिंग के जो आरोप लगते हैं उस पे आप कितना यकीन करते हैं। आपको लगता है कि कुछ मैच फिक्सिंग जैसी भी चीज होती है। देखिए, दो चीज है, जो भी मैच क्लोज जाएगी तो उस पे तो लोग कह सकते हैं, जैसे जो मैच सुपर ओवर में जाती है तो आप कह सकते हैं, ठीक है, कि उसमें जो खास करके वो जो सपोर्टर्स हैं जो मैच हार जाते हैं वो ऐसी बात कह सकते हैं। यहाँ पे एक ऐसी चीज हुई है जो कि इसको बल देता है, जो दूर दूर तक बंदा आउट नहीं है, हर कोई देख रहा है, कुछ तो मंशा होगी। और देखिए, लीग क्रिकेट में आपको इस बात का भी डर होता है कि हम अच्छा नहीं खेलेंगे तो फिर आगे से हमको शायद पिक न किया जाए। तो ये किसी चीज की, और जो जिस टीम से वो आ रहे हैं, जो सनराइजर्स हैदराबाद है, ऑलरेडी नीचे गई हुई है वो टीम सारे, वो भी काफी, मतलब मेरे ख्याल से 8वें नंबर पे, 7वें 8वें नंबर पे है। तो ये तो बड़ा आश्चर्य होता है ना, लोग तो मैच फिक्सिंग इसीलिए कह रहे हैं ना, कि ऐसी क्या बात की भाई, और आप नए भी नहीं, कोई डेब्यू नहीं हुआ है आपका, कोई आप वैभव सूर्यवंशी नहीं है कि पहला मैच आप खेल रहे हैं। है। देखिए, ईशान किशन वैसे ही काफी स्ट्रगल कर रहे हैं टीम में, टीम इंडिया में आने की। तो तो ऐसे में वो वहां हाँ, जाके अपना मैच फिक्सिंग के तहत, सो कॉल्ड मैक्स मैच फिक्सिंग, जो मैं नहीं मानता, नहीं अपना बैट मानता मैं अपना भी नहीं हूं, अपना मैं विकेट भी मानता नहीं हूं, मैं कहता हूँ चर्चा हो रही है इसकी चारों तरफ, हाँ, बातें तो वो भी की जा चर्चा रही हैं। हो रही है।
तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना बड़ा रिस्क लेंगे अपने करियर को लेके। ऐसा नहीं है कि उनकी उम्र बहुत हो गई है, अभी बहुत उनके सामने बहुत क्रिकेट रखा हुआ है, उनको अभी बहुत आगे निकलना है। और अभी वो संघर्ष कर रहे हैं कि दोबारा इंडिया टीम में आए वो। तो मुझको नहीं लगता कि उन्होंने किसी अब एक चीज मैं आपको मकसद बता के दूं तहत ये कि किया हुआ, लेकिन हाँ ऐसा क्यों किया, ये हैरान करने वाली बात तो है। और ईशान किशन को टीम से जब बाहर किया गया था तो आपको मालूम होगा ये इनडिसिप्लिन की वजह से इनको बाहर किया गया था। ये चूंकि इनको बेंच पे बिठाया गया था इसको लेकर के, अब देखिए विकेट कीपिंग में तो बहुत सारे ऑप्शंस इंडिया के पास हैं, तो इनकी बड़ी नाराजगी थी कि भाई इनको मौका नहीं मिल रहा है। और जो टीम मैनेजमेंट इनको कह रहा था कि भाई आप वेट करो, लेकिन वो इनडिसिप्लिन की वजह से इनको टीम से बाहर किया गया था। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी हटा दिया गया था। चलिए अब तो वापस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आ गए हैं, जो नया कॉन्ट्रैक्ट की जो लिस्ट आई है उसमें। लेकिन ये अपने आप में बड़ा ही हैरान करने वाला एक वाकया था। और उन लोगों को इसने मौका दे दिया है जो लोग आईपीएल पे उंगली उठाते रहते हैं कि भाई यहाँ पे मैच फिक्सिंग होती है। खैर चलिए, अब अभी इस पे क्या कहा जाए, स्पेकुलेशंस ही हैं। जो अगला टॉपिक जिस पे हम लोग बात करना चाहेंगे वो है भाई महेंद्र सिंह धोनी, थाला। ये जो थाला है जब आते हैं स्टेडियम में तो सारे उनके सपोर्टर खुश हो जाते हैं। ये तो चार चौके लगाते हैं और सब लोग बिल्कुल एकदम तालियां बजने लगती है। और टीम हार रही है। टीम की स्थिति ये है कि भाई वो 10वें नंबर पे है। 9 में से 7 मैच वो हार चुकी है। और थाला थाला चारों तरफ हो रहा है उनका। मीम्स ऐसे बन रहे हैं। मैंने एक मीम देखी कि 2050 हो गया है और महेंद्र सिंह धोनी व्हील चेयर पे बैठ के आ रहे हैं इम्पैक्ट प्लेयर बन के, कि थाला आ गया। तो ये कुछ स्थिति हो गई है। मुझे एक चीज बताइए, इतना बड़ा प्लेयर, इतने मैच खेले, इतना पैसा कमाया, इतना नाम कमाया, आपको पता होगा इस बार जो उनको रिटेन किया गया है 4 करोड़ में किया गया है, तो एक तो उनकी रिपुटेशन के हिसाब से भी पैसे उनको नहीं मिले, पिछली बार की तुलना में भी बहुत सारे पैसे इनके, लगभग 10 करोड़ 11 करोड़ पैसे काट लिए गए इनके। तो महेंद्र सिंह धोनी भाई क्या चाहते हैं, मतलब अब जीवन में उनके लिए पाने को क्या कुछ रह गया है? मतलब कुछ बचा हुआ है जो ये आईपीएल के थ्रू ये पा लेंगे? और 4 करोड़ भी इतनी बड़ी रकम है नहीं। इतना तो वो एडवर्टीजमेंट से और भी बहुत सारे रास्ते हैं उनके लिए पैसे कमाने का। तो आपको क्या लगता है महेंद्र सिंह धोनी अभी उम्र के इस पड़ाव पर क्या साबित करना चाह रहे हैं? देखिए एक बात तो मैं बताऊं, सबसे पहले मैं शुरू करूंगा तमिलनाडु से। वहां की जो लोग हैं, वो चाहे वो रजनीकांत हो, रजनीकांत को थाला ही बोला जाता है, और चाहे वो धोनी हो, और और भी वहां पर जो एक्टर्स हुए हैं, वहां पर दीवानगी की हद तक वो उनके पीछे खड़े हो जाते हैं आके। आज की डेट में आप देखें कि चेन्नई ही नहीं, कहीं और भी अगर मैच हो रहा होगा तो वहां पर आपको पीली जर्सियों में लोग दिखेंगे अच्छी खासी संख्या में। तो वो उनकी जो दीवानगी है उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। वो मरते दम तक, आखिरी दम तक अपने हीरो को सपोर्ट करेंगे, कुछ भी हो जाए। भाई 43 के धोनी हो चुके हैं। रजनीकांत 70+ है मेरे ख्याल से वो, नहीं, आज भी लेकिन वो हीरो बन के लेकिन फिरोज जी, आप दोनों में डिफरेंस देखिए। रजनीकांत आज भी डिलीवर करते हैं, उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पे बड़ी हिट होती है। तो आप उनके लिए तो कह सकते हैं कि एज इज जस्ट अ नंबर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बंदा बार बार फ्लॉप हो रहा है। स्टीफन फ्लेमिंग को कहना पड़ गया कि भाई अब उनके घुटनों में उतना दम नहीं है, कोहनियों में इतना दम नहीं है कि वो पहले जैसे शॉट्स लगा सके। भाई ये गेम अलग है ना, एथलीट का काम है। अगर आपसे शॉट्स नहीं लग रहे हैं, और रजनीकांत जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं वो वन आफ्टर वन वो हिट दिए जा रहा है, तो ये कंपैरिजन थोड़ा सा पॉपुलैरिटी के टर्म्स में ठीक है, लेकिन परफॉर्मेंस, डिलीवरी अगर आप देखिए तो धोनी से तो शॉट ही नहीं लग रहे। नहीं। देखिए दोनों में एक मूलभूत अंतर है। जहां तक रजनीकांत की बात है, वो एक्टर है, उसमें आपको उस तरह की फिजिकल फिटनेस नहीं चाहिए। हाँ, वही बात मैं कह रहा हूँ ना, वहां पे आप उम्र को जबकि डिफाई कर इधर सकते इधर हैं। जो है, हाँ, जो इधर की बात कर रहे हैं, हम जब धोनी की बात करते हैं तो जो क्रिकेट होता है, बेसिकली क्रिकेट जो है, चाहे वो बॉलर हो चाहे वो बैट्समैन हो, रिफ्लेक्सेस का खेल होता है। तो 43 में आते आते आप के रिफ्लेक्सेस कम हो जाते हैं, ये होता ही है। हमने ये भी देखा है कि एक टाइम में था, सहवाग जब थे, किस तरह से बॉल को हिट करते थे वो। धीरे धीरे उनके जब रिफ्लेक्सेस खत्म होने लगे तो वो स्लिप में पकड़े जाने लगे। तो धोनी के साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है, और मेरे ख्याल से उनको भी अपनी फिटनेस का एहसास है कि अब वो धोनी नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे।
इसलिए एक मैच में वो 7वें या 8वें नंबर पे आए थे बैटिंग हाँ करने। वही तो भैया, आप उसको देखने। लेकर भी उनको बहुत क्रिटिसाइज किया था कि इतना लेट क्यों आए। तो शायद उनको खुद भी एहसास था कि मैं शायद वहां जाके ऊपर डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हाँ, मेरे ख्याल से अब ये टाइम आ गया है कि वो, जिसको कहते हैं कि अपने जूते टांग दिए हैं भाई, अब दूसरी भूमिका में आ जाए वो। हाँ मैं वही कह रहा और हूँ देखिए, अगर उनको सीएसके से इतना प्यार है या चेन्नई के लोगों का उनसे इतना प्यार है, तो बहुत सारे रोल्स है भाई। स्टीफन फ्लेमिंग भी तो वहां बैठा हुआ है डगआउट में। आप मेंटर बन जाइए वहां के। अगर आप टीम को जिताना चाह रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल कीजिए, लोगों को ग्रूम कीजिए, ये भी तो आप कर सकते हैं। तो मैदान में जा करके चौके छक्के आपसे लग नहीं रहे हैं, और बस जा करके आप दो चार शॉट्स खेल दिया, थाला थाला हो गया, और टीम जो है वो 10वें नंबर पे गई हुई है। तो एक देखिए, इसमें इसमें है कि आपने कहा कि दीवानगी है, वो तो ठीक है। लेकिन ये दीवानगी धीरे धीरे वो जब टीम 10वें नंबर पे रहेगी तो धीरे धीरे विरोध होना भी शुरू हो जाएगा। ये इनको समझना पड़ेगा। और जो गुडविल इन्होंने अर्न किया है, ये तो क्रिटिसिज्म भी होने लगेगा। तो वो स्थिति क्यों आने देना चाहते हैं भाई? मेंटोर आप बन जाइए, और पैसे भी ठीक ठाक मिल ही जाएंगे, मेंटर्स को भी मिल ही रहे हैं। 4 करोड़ की भाई रकम इतनी ये, बड़ी तो है नहीं धोनी के लिए। भाई देखिए, हमारा और आपका मानना है, और मेरे ख्याल से जो भी क्रिकेट को समझते हैं जानते हैं उन सबका मेरे ख्याल से मानना है कि धोनी का जो प्राइम टाइम था वो खत्म हो चुका है। अब उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये आईपीएल उनका अंतिम आईपीएल होगा। मुझे ऐसा मैं लगता है। मैं यहाँ हालांकि पे कह रहा उनका, चेन्नई हूँ। सुपर किंग के जो मालिक हैं उनका कहना है कि नहीं, अभी धोनी हमारे साथ 2 साल और खेलेंगे। बोलने को अब बोल दिया है, लेकिन सवाल नहीं ये कि नहीं, आपके बोलने से नहीं होता ना कि क्या मैं कॉन्फिडेंट हूँ, क्या मैं रन बना सकता हूँ, मैं डिलीवर कर सकता हूँ, अगर धोनी को धोनी ये भी चाह एहसास रहे हो हैं ना। जाता है। धोनी का एक स्टेटमेंट मैं आपको बता दूं, अभी जो मैच हारे हैं उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो अब ये आईपीएल तो हो गया, हमें भी ये देखना चाहिए कि अगले आईपीएल में कौन सी टीम बननी चाहिए, मेरी नजर उस पे है। तो मुझे तो लगता नहीं, अगर इनकी नजर उस पे है तो ये अभी जाने वाले हैं। तो अभी तो ये अगले आईपीएल की अब नहीं, वो तो तैयारी कर रहे हैं। एक बयान है, ठीक है, आपने दे दिया प्रेस के सामने। आप नहीं, ये भी मेरा नहीं बोल सवाल ये सकते ना। है कि धोनी साबित क्या करना चाह रहे हैं? जैसे लाइफ में होता है ना कि आप एक जगह पहुंच के आप कुछ साबित करना चाहते हैं। जैसे भाई, अभी जैसे पॉलिटिक्स में ही मान लीजिए, अभी से नरेंद्र मोदी की बात मान ले कि भाई उसने भी काफी समय तक प्रधानमंत्री रह गए, तो उनके सामने कि हम अगला भी चुनाव जीते हैं, जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़े, मतलब कुछ तो होता है टारगेट कि हाँ भाई हम इसलिए चुनाव जीत सकते हैं, कर सकते हैं। इनके सामने अब क्या रह गया है? कौन सा आईपीएल का ऐसा टारगेट है जो ये ब्रेक करना चाह रहे हैं? ये देखिए, अब जहां तक जो मैं सोचता हूँ, अब धोनी के पास अचीव, उन्होंने ऑलरेडी इतना सब अचीव कर लिया है, उन्होंने हर तरह की चीज अचीव की है। शोहरत कमाई, दौलत कमाई, सब चीज कमाई उन्होंने। और अब टाइम आ गया है, और मैं अभी भी कह रहा हूं कि ये धोनी का आखिरी आईपीएल है, अब वो नहीं खेलेंगे। क्योंकि धोनी जैसे जो खिलाड़ी हैं, अगर आपको याद होगा जब वो टेस्ट में थे, टेस्टिंग में थे, कप्तान भी थे, न्यूजीलैंड का टूर था, अचानक उनको एहसास हुआ कि भाई मेरे बस का नहीं है टेस्ट खेलना। 20 टूर से उन्होंने रिजाइन करके आ गए। फिर उस वक्त कुछ ऐसा तो ही। विराट कोहली के साथ उनका ये भी चल रहा था ना, टीम नहीं में नहीं, काफी ग्रुपिंग्स हो गई थी। उनको मालूम था कि टेस्ट, उतनी ताकत नहीं है मुझ में कि मैं टेस्ट मैच खेलूं, क्योंकि टेस्ट मैच में आपको बहुत ज्यादा हम्म। फिजिकल फिटनेस चाहिए। आप 5 दिन खेलते हैं, आपको सेशन बाय सेशन खेलना है। तो धोनी को एहसास हो गया था कि मेरा मेरे लिए अब मुश्किल होगा, बेहतर है कि मैं जो दूसरा फॉर्मेट है, ओडीआई है, T20 है, इस पर कॉन्सेंट्रेट करूं। उस पर उन्होंने किया। लेकिन अब उसकी भी एक उम्र होती है टी जो ट्वेंटी में हो तो और चुकी आपको है। फास्ट खेलना है, और जिस नंबर पे वैसे भी जो आते थे वो 6 और 6 पे नंबर पे आने का मतलब है कि आप ऐसे सिचुएशन में आते हैं जहां आपको स्कोर करना ही करना है। अब इनसे शॉट्स तो लग ही नहीं रहे हैं। तो चलिए, आप उम्मीद करते हैं कि उनका आखिरी आईपीएल होगा। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है पता नहीं क्या बात है। शायद वो होता है ना कि एक आदमी जैसे मछली होती है, पानी से बाहर नहीं निकलना चाहती वो। तो मुझे लगता है कुछ ऐसा ही हो गया है इन लोगों के साथ, सारे प्लेयर्स के साथ रहे, क्रिकेटर्स के साथ। अपने मन से तो कोई गया नहीं, मुझे तो ध्यान नहीं है कोई गया हो। जो बड़े प्लेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, सबको एक तरह से विदाई ही दी गई है। और सीएसके चूंकि इतनी मोहब्बत है उनको इनसे कि ये सब कुछ चल रहा है। चलिए हम लोग अब अगले टॉपिक पे आते हैं, और वो है ऋषभ पंत का।
अब देखिए, ऋषभ पंत इस आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, 27 करोड़ में उनको लखनऊ सुपर जायंट्स ने और संजीव गोयनका ने खरीदा। लेकिन आपको संजीव गोयनका को आप जानते होंगे, ये जो आरपीजी ग्रुप के हैं, और पिछले आईपीएल में इन्होंने बड़ा गंदा व्यवहार किया था केएल राहुल के साथ। मैच हाँ। में ग्राउंड पे ही इन्होंने उसकी ऐसी तैसी कर दी, और वो तो खैर बहुत गलत था। मेरे ख्याल से इस पे भी एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट होना चाहिए कि जो ओनर्स हैं, अगर उनको कुछ कहना भी है तो जाकर के वो जो मीटिंग रूम होती है वहां पे जाके कहें, आप मैदान में इस तरह से किसी की बेइज्जती नहीं कर सकते। तो मैं इसलिए याद दिला रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि उनका दहशत इतना है कि ऐसा लग रहा है कि ऋषभ पंत भी डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप देखेंगे, ऋषभ पंत ने अभी तक जो रन बनाए हैं उसमें उनका एवरेज जो है वो बहुत कम है, 13 रन का एवरेज है। मतलब 8 इनिंग्स में 106 रन बनाए उन्होंने, 13.25 का एवरेज है उनका। एक ही बार 25 से ज्यादा रन बनाया है, सीएसके के खिलाफ ही बनाया है, और उसमें स्ट्राइक रेट भी 130 था जब 63 बनाया था तो भी। कहने का मतलब है डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि वो प्रेशर में आ गए हैं? वैसे मुझे कभी रिस्पॉन्सिबल प्लेयर तो लगे नहीं ये जो ऋषभ पंत है, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो काफी प्रेशर में। पहले मैच में अगर आप देखते तो ना वो बल्लेबाजी कर पा रहे थे, ना कैप्टेंसी कर पा रहे थे। और अभी उनका भी जो धोनी वाला हाल हुआ था वो भी काफी डाउन दी ऑर्डर आ रहे हैं। जैसे पिछले मैच में वो 7वें नंबर पे आए थे, और इसमें इस बात को लेकर के वो बहुत खुश भी नहीं थे। शायद मैनेजमेंट ने उनको कहा, ऐसे लोग कह रहे हैं, बट कैप्टन को कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता कि आप 7वें 8वें नंबर पे जाइए। तो मेरा सवाल ये है कि आपको लगता है कि ये जो ऋषभ पंत जो सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, बिल्कुल डिलीवर नहीं कर पा रहे, 13 रन का एवरेज है, तो ये जो संजीव गोयनका का जो प्रेशर है, जो डराने धमकाने की उनकी जो आदत है, उसकी वजह से ये असर पड़ा है ऋषभ पंत के ऊपर, या फिर कुछ टेक्निक है, या आउट ऑफ फॉर्म है? क्या लगता है आपको? देखिए, मैं संजीव गोयनका से शुरू करूंगा। जब उन्होंने बीच मैदान में केएल राहुल के साथ, मैं कहूंगा कि बदतमीजी की। हाँ, बदतमीजी की, बिल्कुल की। बदतमीजी की, मैं उसको बदतमीजी कहूंगा। आपको जो भी कहना है ड्रेसिंग रूम में कह सकते हैं, टीम मीटिंग में आप बोल सकते हैं, लेकिन वहां पर खड़े होके, जहां पर हजारों लाखों दर्शक भी हैं, आपके टीम बेंच पे आपके टीम के मेंबर्स भी बैठे हुए हैं, अच्छा, मैं उनके आपको एक सामने आप एक। चीज याद दिला दूं। अभी क्या हुआ कि एक मैच के बाद, अभी आईपीएल की बात कर रहा हूँ, जब 60-70 रन शायद स्कोर किए थे केएल राहुल ने, और उनसे हाथ मिलाने गए ये संजीव गोयनका साहब, उन्होंने वो हाथ को झटक दिया केएल राहुल ने। वो इतने हम्म। गुस्से में थे, हर किसी ने देखा उसको। तो मतलब ये निश्चित रूप से ये केएल राहुल को भी अच्छा नहीं लगा था। भले उन्होंने उस वक्त नहीं कहा। नहीं, ठीक है, आप अपनी बात जारी रखिए। तो गोयनका ने एक बयान मैंने देखा, कितना सच है कितना झूठ है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने देखा, जिसमें गोयनका ने कहा कि सोने की तलाश में मैंने हीरे को खो दिया। मतलब वो केएल राहुल को हीरा बता रहे थे, और ऋषभ पंत को वो सोना बता रहे थे कि सोने की तलाश में मैंने हीरा गंवा दिया। एक तरफ तो आपने केएल राहुल की वहां पर बेइज्जती की जब वो कप्तान थे, और दूसरी तरफ अब आप ऋषभ इनडायरेक्टली ऋषभ पंत को भी आप टारगेट कर रहे हैं, कि बिल्कुल, सोचा इससे तो था कोच का कि ये मोरल सोना डाउन होगा होगा। लेकिन निकला मिट्टी। और ऋषभ पंत का जो गेम है, अब हम उसका गेम की बात करते हैं, जैसा आपने कहा, बिल्कुल सहमत हूं आपसे, कि उनका जो गेम है वो बड़ा प्रिडिक्टेबल है। तो इस तरह के जो बैट्समैन होते हैं, उनको जो बॉलर्स हैं, जो अपोजिशन टीम है, खासकर जो बॉलर है, कप्तान है, उनका जो थिंक टैंक होता है, वो बहुत ही आसानी से उनको सॉर्ट आउट कर लेता है कि इनको हमें कौन सी गेंद खिलानी है, कैसे खिलानी है। एक मारेगा, दो मारेगा, तीन मारेगा, चौथे में हम पकड़ लेंगे इसको। तो ऋषभ पंत को थोड़ा सा अपने गेम में सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा वो प्रिडिक्टेबल हो गए हैं। जैसे आपको मैं उनका उदाहरण देता हूँ, सूर्यकांत, क्या नाम है? यादव। अच्छा, सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव, उनका भी जो खूब चले थे, जिस तरह के शॉट, अनकन्वेंशनल शॉट वो खेल रहे थे, हम्म। उनको भी सॉर्ट आउट कर लिया था। बीच में फ्लॉप होने शुरू हो गए थे, लेकिन फिर हम्म। उन्होंने अपने गेम में तब्दीली की, अपने शॉट सिलेक्शन में तब्दीलियां की, थोड़ा सा उन्होंने अपने गेम को चेंज किया। तो आप देखिए कि बाद में फिर आप देखिए कि फिर वो सक्सेस, उनके बैट से रन निकलने शुरू हो गए। तो इसी तरह से ऋषभ ऋषभ पंत को भी अपने गेम में सुधार करना पड़ेगा, वरना एक अच्छे खासे खिलाड़ी हैं, जाबाज खिलाड़ी हैं, नहीं, ऑस्ट्रेलिया में तो उनका अभी जो करियर। टेस्ट सीरीज हुई उसमें वो ठीक ठाक, मतलब
ठीक ठाक तो मैं नहीं कहूंगा, बहुत ही शॉर्ट सिलेक्शन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है उनके साथ। और इसीलिए गावस्कर ने गुस्से में कहा भी था, अगर आपको याद हो, स्टूपिड 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 जो 3 बार कहा था सुनील गावस्कर ने, काफी मीम भी बने, काफी वायरल भी हो गया वो। मेरा सवाल ये है कि संजीव गोयनका जो प्रेशर डाल रहे हैं उनसे उनका गेम खराब हुआ है, या आपको लगता है कि ये प्रेशर में इतने आ गए हैं कि जैसे जो भी शॉट्स वो खेलते थे वो नेचुरल वो चीज नहीं दिख रही है। ना वो बॉल को पिक कर पा रहे हैं, ना अपने शॉट खेल पा रहे हैं। एक तो होता है ना कि हाँ ठीक है, आप शॉट्स खेल रहे हैं, 2 4 शॉट्स आपने खेले, वो बिल्कुल वो स्पार्क ही नहीं दिख रहा है उनमें। तो ये क्या सिर्फ भाई आप देखिए प्रेशर? ना, 7 8 इनिंग में अगर आपका एवरेज 13 का रह रहा है, हाँ, इसका 8 इनिंग्स मतलब में शुरू 13 का से ही एवरेज। 8 इनिंग में 13 का आपका एवरेज रह रहा है, जिससे आप अंदाजा लगा लीजिए। इसी से आप अंदाजा लगा लिए कि गेम 1 से लेकर अभी तक आप सब के बल्ले से विकेट रन निकल ही नहीं रहे। मुझे तो ये तो लगता है कि अगर लखनऊ सुपर जायंट्स अगर और नीचे जाती है पॉइंट्स टेबल में, तो क्या फिर से वो वाकया हो सकता है कि संजीव गोयनका उनको मैदान में ही पकड़ ले और उसके बाद ऐसी तैसी कर दे। ये एक आध शायद फोटो भी मैंने देखी थी जिसमें वो लगभग हाँ, एक ऋषभ आध पंत बार को डिस्कशन फटकार हुआ लगा रहे वहां थे। भी। हाँ। तो ये कितना सही है? आपको लगता है कि अब इसमें बीसीसीआई को इंटरवीन करना चाहिए कि भैया ऐसे आप सीन क्रिएट मत करो? ये फ्रेंचाइजी ओनर्स जो हैं वो, उनको तो पहले एक्सेस ही नहीं मिलना चाहिए फील्ड में जाने का। वो आप अंदर जाके यार ड्रेसिंग रूम में जाइए, मीटिंग रूम में जाइए। अभी सोचिए वो उसकी फैमिली उसको क्या कहती होगी, उसके जो सपोर्टर्स है वो क्या कहते होंगे कि यार तुम्हारी तो आज लग गई क्लास। और आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, एक से एक मीम्स बनने शुरू हो जाते हैं। आपको लगता है देखिए इसमें बीसीसीआई को इंटरवीन करना चाहिए? अब बीसीसीआई इसमें इंटरवीन कर सकती है नहीं कर सकती, ये तो हमें मुझे नहीं पता, क्योंकि अल्टीमेटली उस टीम का मालिक तो मालिक है। मालिक है तो बीच लेकिन बाजार में आप थोड़े चले जाइएगा। एक हाँ लेकिन हाँ, एक नैतिकता के आधार पर एक, जिसको कहते हैं कि एक, जिसको एक तमीज की बात अगर हम करें तो, अगर आपको किसी खिलाड़ी से शिकायत भी है तो फ्रेंचाइजी आप ड्रेसिंग रूम में जाके फ्रेंचाइजी करें। फ्रेंचाइजी ओनर्स कैन नॉट ट्रीट द प्लेयर्स एज देयर स्लेव्स। वो तो चीज नहीं है ना, वो भी भाई उसकी उसका भी एक राइट है। वो भी अपने आप में उसकी कोई पहचान है, तभी आपने 27 करोड़ रुपए दे करके आपने उसको खरीदा है। ऐसा तो कोई है नहीं कि वो इधर उधर का कोई प्लेयर है। और कितने भी पैसे में आपने खरीदा हो, 27 करोड़ की जगह 27 लाख में आपने खरीदा हो, 2 लाख में खरीदा हो, तो भली मैदान के बीच में आप बेइज्जती किसी की आप कैसे कर सकते हैं भाई? वो तो इतना डिमोरलाइज हो जाएगा कि बिल्कुल। अब सोचिए, केएल राहुल भी अपना हिम्मत बिल्कुल खो चुके थे पिछले आईपीएल में, और ऋषभ पंत का भी लग रहा है कि प्रॉब्लम ही है। तो बीसीसीआई को इंटरवीन करना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। देखिए ऐसा है कि इंटरवेंशन का जहां तक मामला, उसके बारे में तो मैं नहीं बोल सकता कुछ, लेकिन हमने यूं भी देखा है कि इवन टीम के अंदर भी खेल के दौरान, मैच के दौरान कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जब टीम के 2 खिलाड़ियों के बीच में नोक-झोंक हो गई। मुझे तो एक घटना बड़ी अच्छी सी याद है, जब अ, धोनी कप्तान थे और शायद पॉइंट पर या शॉर्ट पॉइंट पर, वहां पर या कवर्स पे, शॉर्ट कवर पे जडेजा फील्डिंग कर रहे थे और उन्होंने एक आध बॉल वहां से मिस की, और जो चार जिसपे शायद 4 रन मिल गए थे। और तब धोनी बहुत ही भड़क गए थे, उन्होंने कहा मैंने तुझे वहां पर ताली बजा, अच्छा वो बॉलर जब बॉल करता था अच्छी, तो जडेजा वहां से ताली बजाते थे। मैंने तो धोनी ने कहा कि मैंने तुझे वहां पर ताली बजाने के लिए नहीं खड़ा किया। ये तो अब प्लेयर्स के बीच में हमने ये तो ये होना सब ये एक अलग चीज है, माइक पर देखिए। सबने सुना इसको, माइक पर सबने सुना। प्लेयर्स के बीच में होना नोक झोंक, थोड़ा सा गर्मा गर्मी भी हो जाती है, वो सब ठीक है अपनी जगह। तो लीजेंड्स भी इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। आप देखेंगे पहले भी सुनील गावस्कर से लेके जावेद मियांदाद, तमाम लोग, इनकी कहानियां हैं फील्ड की, वो एक अलग चीज है। लेकिन ये फ्रेंचाइजी ओनर्स को डांटना परफॉर्मेंस पे, जो भाई आप किसी तरह से क्वालिफाइड नहीं है कि अब कोई क्रिकेटर तो रहे नहीं कि बता दे कि तुमने कोई रैश शॉट खेला या तुम्हें ऐसे खेलना चाहिए था। तो इस लिहाज से मैंने कहा। अच्छा चलिए, ये तो अभी टॉपिक है, अब इसको अरे देखते हैं आगे। एक ऐसी एक और घटना है, जब जॉन राइट कोच थे, चीफ कोच इंडियन टीम के, सहवाग आउट हो गए। और जिस तरह के सहवाग बैटिंग करते हैं सबको मालूम है, चले तो चले, बड़े बैट्समैन थे, ऐसा तो है नहीं। अब उस वक्त इस तरह से कोई शॉट खेल के आउट हो गए, तो अंदर जब पहुंचे तो जॉन राइट ने ऐसा बताया गया कि कॉलर पकड़ ली थी, अच्छा। बहुत डांट लगाई थी।
ये भी कॉलर गलत पकड़ है। ली थी सहवाग की। खैर और सबने इतना, तो नहीं देखा ना, मैदान में तो नहीं पकड़ा कॉलर, ये ड्रेसिंग रूम में पहना नहीं हो। मीडिया में आ गई थी वो, पर यहाँ तक की बात हो गई थी कि एक खेमा बोल रहा था कि जॉन राइट को माफी मांगना चाहिए सहवाग से, लेकिन दूसरी तरफ दूसरा खेमा था जिसमें सचिन भी थे। उन्होंने कहा नहीं ये गलत, परिपाटी चल जाएगी, ऐसा नहीं। चीफ नहीं कोच है, देखिए अगर वो गुस्सा है तो हुआ है। अगर वो माफी मांगेगा तो फिर उसकी इज्जत क्या रह जाएगी चीफ कोच की। एनीवे खैर, अगले तो। ये तो मीडिया लीक्स हो गया ना, जैसे इसी तरह का कुछ वाकया तो ऑस्ट्रेलिया के टूर पे भी हुआ था, जहां पे एक खबरें लीक हुई कि ये जो गौतम गंभीर काफी नाराज थे टीम के परफॉर्मेंस से। और इसमें फिर दो लोगों का नाम आया, जिसमें कि जो सरफराज खान है उसका नाम आया, और ये जो अभिषेक नायर जो असिस्टेंट कोच था आपका उसका नाम आया। अभी तो सरफराज तो खैर, अभी देखिए उसका आगे क्या होता है। अभी अभिषेक नायर का तो खैर हटा ही दिया है। तो ये लेकिन लीक्स हैं, जो अंदर से खबर आती है, सोर्सेज के हवाले से मीडिया अपना रिपोर्ट करती है। बीच बाजार में तो, बीच मैदान में तो ऐसा नहीं होता ना इसमें। अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं, ये जो बदतमीजी वाली बातें, एक जो यशस्वी जायसवाल है, मैंने उसके बारे में ये चीजें पढ़ी कि वो मुंबई से खेल रहा था। और देखिए आजकल के लड़के हैं, उनके अंदर उनका तेवर क्या है। अजिंक्य रहाणे कप्तान होता है, और ये भी बहुत ज्यादा, देखिए यशस्वी जायसवाल बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन मैं इसको भी देखता हूँ कि इसका शॉट सिलेक्शन कुछ समय के बाद जाकर बहुत अग्रेसिव है ये, और शॉट सिलेक्शन में प्रॉब्लम है। तो हुआ क्या कि ये किसी गलत शॉट को खेल करके आउट हो गया। तो जब वो अंदर गया ड्रेसिंग रूम में वहां पे, तो अजिंक्य रहाणे ने इससे कहा कि अरे तुमने ऐसे शॉट शॉट क्यों खेला यार, तुम तो नहीं खेलना चाहिए था, टीम की प्रॉब्लम हो रही है। तो वो आपको पता है, जो मीडिया में खबर आई कि वो बंदा भड़क गया उसके ऊपर, और उसने पलट के कहा कि तुमने जो फर्स्ट इनिंग्स में शॉट खेली थी, तुमने भी तो वैसे ही खेला था, तुम्हारा शॉट सिलेक्शन ठीक नहीं था। अब देखिए कि दोनों की सीनियरिटी में वो कैप्टन है, और ये नया लड़का है, फिर भी ये इसको आंख दिखा रहा है। और अब खबर ये आ रही है कि यशस्वी जायसवाल इज पिस्ड ऑफ, और वो बॉम्बे को छोड़ करके अब गोवा से खेलने जा रहा है। तो आपको लगता है ये जो नए लड़के हैं इनका भी तेवर कुछ ऐसा है, मतलब कोई सीनियर के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। वो जो कैप्टन है उसको तुम पलट के बोलोगे कि तुमने भी तो ऐसे ही खेला था। अब ये तो वही बात हो जाएगी कि अगर कोई सुनील गावस्कर टीम का कोच रहेगा, तो उसको कोई जाके बोले तो उसको याद दिला दे कि यार तुमने तो 36 रन बनाए थे 60 ओवर में, तुम मुझे क्यों बोल रहे हो। तो ये तो मुझे लगता है कि ये जो ग्रूमिंग है या फिर ये पैसा है जो इन लोगों का इतना दिमाग खराब किए हुए है। भाई देखिए, यशस्वी जायसवाल हो, ऋषभ पंत हो, ये लोग आइकॉन बन गए। पैसा भी आ हाँ। गया, शोहरत भी आ गई, दौलत भी आ गई। तो जब ये इसको अब उनको लगता है कि हम बहुत बड़े स्टार हैं इस वक्त, तो ये कौन होता है मुझे बताने वाला। भाई कोई भी आउट होता है तो गलत शॉट लगा के ही तो आउट होता है। सही शॉट लगाएगा तो क्यों आउट होगा। नहीं अगर और बॉलर लग ने जाता बहुत है गलत अच्छी शॉट। बॉल, नहीं नहीं देखिए, अगर बॉलर ने बड़ी अच्छी बॉल की है, बहुत बढ़िया यॉर्कर कर दिया, बहुत बढ़िया इन स्विंगर कर दिया, अनप्लेएबल हो गया, ऐसे भी तो बॉल्स होते हैं ना। लेकिन अगर आपका शॉट सिलेक्शन गलत है, मान लो जहां पे रिस्क लेने की जरूरत नहीं है वहां आपने गलत बॉल पे रिस्क ले लिया, कैप्टन तो आपसे कह सकता है ना भाई कि तुम्हें ऐसा नहीं खेलना चाहिए था। कैप्टन अगर गाइड नहीं करेगा, वो भी नए लड़कों को, तो कौन करेगा। नहीं नहीं, बैटिंग। वो बिल्कुल बात सही है, कप्तान का पूरा हक है कि वो बैट्समैन से या अपने बॉलर से शिकायत करे कि वो कहाँ गलती कर रहा है या उसको नहीं करना चाहिए था। मैंने फील्ड बट यहाँ पर सेट कर रखी है, आप बॉल दूसरी तरफ डाल रहे हैं, मैंने ऑन साइड सेट कर रखा है तो ऑफ साइड में दे रहा हूँ। वहां पे दो है, वहां पे तो चार पड़ेंगे ही चढ़े। दो ही फील्डर है वहां पर तो चार पड़ेंगे। तो ये तो उसका राइट है, विद इन राइट है वो कि वो शिकायत करे। लेकिन जो मैं बात कह रहा हूँ कि चाहे वो जायसवाल हो चाहे ऋषभ पंत हो, अब क्या है कि सक्सेस गॉट इनटू देयर हेड्स, जिसको कहते हैं ना अब पैसा, कि और मुझे लगता है आईपीएल ने और इतना पैसा पैसा दे दिया है कि नेचुरली ये। पैसा आ गया है, अच्छा अचानक आप इससे स्टार बन गए हैं। लड़कों से जो बात है, एक नया लड़का आया जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है, वैभव सूर्यवंशी, कहते हैं 14 साल का है। देखने में भी लग रहा है वो कम, हालांकि एज वाला जो मामला है उस पे मेरे बड़े रिजर्वेशन हो गए। मैंने जो कुछ कहानियां पढ़ी हैं कि ये लोग एज के साथ भी थोड़ा प्ले करते हैं वो। लेकिन देखने में लड़का कम उम्र का ही लग रहा है। तो और आते ही आते इसने छक्का मारा, अभी तक 2 मैच में शायद 50 रन बनाया, और लोग इसको बड़ा हाईली रेट कर रहे हैं। आपने उसकी कुछ इनिंग्स देखी हैं, आपकी क्या रीडिंग है, आपको लग रहा है इसमें टैलेंट है। अच्छा, बहुत टैलेंट है। मैंने देखा जब पहला मैच वो खेल रहे थे, 14 साल का बच्चा है वो चेहरे से ही मासूम लगता है, चेहरे से हाँ ही देख के चेहरा आप से बता मासूम है। सकते हैं कि 14-15 साल का बच्चा है और ये। आउट होने के बाद शायद वो रोने भी लगा था, वो भी शायद अभी रोने इसकी का मैच्योरिटी को नेचुरली दिखा रहा बच्चा सा है। उसको उम्मीद थी शायद, पहले उसने 37 या 38 रन बनाए थे, उसको उम्मीद थी कि शायद मैं 50 बना जाऊंगा। और जिस तरह से आउट भी हुआ तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, बिल्कुल
जरा सा पैर उठ गया था उसका, स्टंप हो गया वो, जरा सा पैर उठ गया। तो लेकिन मैंने उनकी जो पूरी बैटिंग देखी, तो उसके पास हर तरह के शॉट्स, उसके पास टेम्परामेंट भी है, उसके पास शॉट्स हैं, दोनों तरफ शॉट खेलने की वो रखते हैं, ग्राउंड शॉट भी मारता है, उठा के भी मार लेता है। अब हमें देखना ये होगा कि इतना बढ़िया खिलाड़ी, सभी बड़े बड़े जो और इस उम्र में उसको करीब क्रिकेट। 1 करोड़ से ऊपर के पैसे पे, तो मुझे मेरा सवाल ये कि ऐसा नहीं कि ये भी पैसे से स्पॉइल हो जाए, क्योंकि 14 साल की उम्र में है। इसके लिए 1 करोड़ कोई कम वैल्यू नहीं है, वो ठीक ठाक पैसे में इसको खरीद लिया गया है, हाँ तो बहुत ही, स्पॉइल भी हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि बड़ी रिच फैमिली से आता है, बहुत मामूली फैमिली से हाँ आता है ये। और उम्मीद करते हैं कि ये, सचिन जब आए थे तो 16 साल के थे, ये 14 साल और शायद हाँ। 23-24 दिन का है ये। तो खैर, उम्मीद सचिन के करेंगे आप कि आगे। इंटरनेशनल डेब्यू की बात कर रहे हैं ना, वो इंटरनेशनल, इनका इंटरनेशनल डेब्यू तो नहीं हुआ है ना, उसमें टाइम लगेगा। हाँ वही, अगर ये, यानी हम उम्मीद करेंगे, हम एक क्रिकेट प्रेमी होने के नाते हम उम्मीद करेंगे कि ये हमारी टीम में शामिल हो, टीम इंडिया में शामिल हो, वो और देश का नाम रोशन और करे। मुझे एक चीज लगता है कि आईपीएल के बारे में चाहे आप जो कुछ भी कहिए, एक चीज तो है कि जो पूल है खिलाड़ियों का, वो उसने दिया है। ऐसे ऐसे खिलाड़ी उभर के आए हैं जो कि शायद दुनिया उनको जानती नहीं है। अगर अब जैसे वैभव सूर्यवंशी ही है, वैसे अब डोमेस्टिक सर्किल में तो काफी स्ट्रगल करना पड़ता पहले, और लेकिन आईपीएल में का एक वो आ गया और लोगों ने देखा। तो ये आपको लगता है कि आईपीएल ने इतना तो किया है कि आपको प्लेयर्स का एक बड़ा पूल इसने दे दिया है? बाकी तमाम खामियां हो आप इसके बारे में कह लीजिए, दिखावा है, पैसा है, कुछ फिक्सिंग है, जो भी है, लेकिन हाँ, प्लेयर्स का पूल। सबसे बड़ी बात क्या है कि इतने बड़े खिलाड़ियों के साथ खेलने का, इतनी कम उम्र में, सोचिए 14 साल का लड़का है और दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स के साथ खेल रहा है, तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, अगर वो जिसको अगर वो खेलेगा, जितने जो बड़े बड़े बॉलर्स हैं उनके साथ अगर वो खेलेगा, तो डेफिनेटली इससे कॉन्फिडेंस ऊपर जाएगा। इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि आईपीएल बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा है इंडियन क्रिकेट में। इस मामले में मैं ये कहूंगा कि आईपीएल का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है, क्योंकि 10 टीमें खेलती हैं, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप, कि टीम, आपके पास जो बजट भी होता है लिमिटेड ही होता है। हाँ तो आपको और खिलाड़ियों का भी, जो लोकल खिलाड़ी हैं जो अंडर 19 खेल रहे हैं, अंडर 15 खेले हैं, अंडर 16 खेले हैं, या रणजी खेल रहे हैं, तो ये जितने भी फ्रेंचाइजी हैं, ये लोग पूरे का पूरा एक दल भेजते हैं हर जगह, बाकायदा रैकी करते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। तो उस वजह से वैभव जैसे, सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ी को उन्होंने लोकेट किया, और जो फ्रेंचाइजी हैं, जो टीम मैनेजमेंट है, उसको कन्विंस किया कि ये खिलाड़ी बहुत अच्छा है, इसको रखो। इन्होंने हम्म। रखा, तो नेचुरली उसमें निकल के आते हैं। इस मामले में देखा जाए तो आईपीएल ने अच्छे अच्छे खिलाड़ी दे दिए हैं, ये अलग बात है। जैसे आज भी मैं मानता हूँ कि आईपीएल में बेसिकली बैट्समैन का गेम होता है ये, और बहुत ठीक है, अच्छा वो बॉलर तो भी होता चलिए, है, टी बहुत अच्छा। ट्वेंटी क्रिकेट भी, अब T20 क्रिकेट पे तो बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं, बिल्कुल बॉलर्स का तो कत्ल ही हो गया है। आईपीएल में हालांकि एक दो चीजें अभी हुई हैं, चेंज हुई हैं, कि अब 10 ओवर के बाद भी सेकेंड इनिंग्स में आप नया बॉल ले सकते हैं। और एक हम लोग अगले एपिसोड में उस पर चर्चा करेंगे कि ओडीआईज में जो 2 बॉल्स होती हैं उसको भी 1 बॉल किया जा रहा है। ये, और ये मोहम्मद शामी ने इसकी मांग की थी कि भाई ये हम लोगों का तो कत्ल ही हो रहा है, ये तो बंद करो। तो अब फॉर्चुनेटली उसको सुना गया है, और होपफुली अब बॉलर्स को मदद मिलेगी। फिरोज जी, हम लोगों का समय खत्म हो रहा है, आपने समय निकाला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग इस चर्चा को जारी रखेंगे, और अगले एपिसोड में आईपीएल की और क्रिकेट की दूसरी सारी खबरों पर चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।